ये क्वेश्चन करा था यार अपन ने, यहाँ पर एक मिस्टर एफ थे और मिसेस एफ थी, दोनों कितने कितने परसेंट के ओनर थे? अच्छा ये पार्टनरशिप फर्म है तो ये इक्विटी शेयर गलत लिखा है यार, ये पीसीआर है इनका। मिस्टर एम एंड मिसेस एफ कितने कितने परसेंट के ओनर है यार? 50-50% के ओनर। दे आर एम्प्लॉयड इन एफएम टेस्ट सीरीज, मंथली सैलरी बीइंग 15,000 एंड 20,000। मुझे बताइए 15,000 किसकी सैलरी है? 15,000 रुपए सैलरी किसकी है? मिस्टर एम। और ये 20,000 रुपए की जो सैलरी है ये किसकी है यार? मिसेस एफ। मिस्टर एम और मिसेस एफ। अच्छा ये जो सैलरी मिल रही है ना विदाउट एनी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल रही है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से क्लबिंग होना या नहीं होना डिसाइड होगा। मुझे बताओ सैलरी दोनों को मिल रही है, दोनों को अगर अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही होती, अगर दोनों सीए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी यार, दोनों सीए, दोनों में से कोई ना कोई एक सीए नहीं है, कोई ना कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में से नहीं है उसके पास, तो क्या क्लबिंग होना चाहिए? टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होने के बाद भी आपको सैलरी मिल रही है, मतलब यार किस वजह से मिल रही है यार? क्योंकि आपके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हाँ या ना? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? मैं कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, यस और नो? तो यार अगर मैं किसी फॉर्म में डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो क्या मैं अपनी स्पाउस को भी वहां से सैलरी वगैरह दिलवा सकता हूँ, हाँ या ना? अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो ठीक, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या क्लबिंग होना चाहिए? तो इस केस में क्लबिंग हो जाएगी, और क्लबिंग पता है किसके हाथ में होगी? जिसकी इनकम ज्यादा हो। यहाँ पर क्या लिखा है? मिस्टर एम की इनकम है 70,000 और मिसेस एफ की इनकम है 1 लाख। किसकी इनकम ज्यादा है अभिषेक? किसकी इनकम ज्यादा है यार? मिसेस एफ। तो देख मिस्टर एम की सैलरी भी उनके अंदर टैक्सेबल हो गई, दोनों की सैलरी किसके अंदर टैक्सेबल हो गई यार? मिसेस एफ। यही तो क्लबिंग होता है ना यार। आप यहाँ लॉजिक मत लगाने लगना कि मिस्टर एम की सैलरी मिस्टर एम के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए थी। बेटा क्लबिंग का मतलब ही होता है ना किसी और की इनकम किसी और के अंदर टैक्सेबल करना, दैट इज क्लबिंग, यस और नो? तो यहाँ पर उसकी खुद की सैलरी तो उसके अंदर टैक्सेबल हुई, साथ में किसकी भी हो गई? मिस्टर एम की भी। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ऐसी फर्म से, मिस्टर एम को ऐसी फर्म से क्या मिला यार? रिम्यूनरेशन मिला जहां उनकी वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, यस और नो? तो इस केस में आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? मिस्टर एम की तो 70,000 ही रह जाएगी जो उनकी अदर इनकम थी, लेकिन मिसेस एफ की कितनी हो जाएगी यार? 5,20,000। आपको पता है अगर क्लबिंग प्रोविजन नहीं होते तो इसकी इनकम होती 2.5 लाख और ये होती 3,40,000। पता है आपको? अगर क्लबिंग प्रोविजन नहीं होते तो यार जिसकी इनकम होती वो उसी के अंदर टैक्सेबल होती, हाँ या ना? तो मिस्टर एम की इनकम मिस्टर एम के अंदर टैक्सेबल होती, डेट कम्स टू 2,50,000, और मिसेस एफ की इनकम मिसेस एफ के अंदर टैक्सेबल होती कितनी? 3,40,000। लेकिन क्लबिंग प्रोविजंस ऑप्शनल है या मैंडेटरी करना पड़ेगा? ये मैंडेटरी करना पड़ेगा यार, हाँ या ना? करना पड़ेगा ना? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक लास्ट चीज और मुझे आपको क्या बतानी है क्लबिंग के अंदर। एक कोई मिस्टर है और एक कोई मिसेस है ना? एक कोई मिस्टर है एक कोई मिसेस है। यहाँ पर पता है ये किसी बिजनेस में एंगेज्ड है। अच्छा ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और थोड़ी सी समझने वाली है। एक मिस्टर है एक मिसेस है, इसमें से बिजनेस कौन कर रहा है यार? कोई मिसेस है जो बिजनेस कर रही है, हाँ या ना? अच्छा ये मिस्टर की ही मिसेस है, तो एक मिस्टर है और एक मिसेस है, बिजनेस कौन कर रहा है? मिसेस। ठीक है, बिजनेस कौन कर रहा है यार? मिसेस एफ। अब इनके बिजनेस में इन्होंने गिफ्ट दे दिया। किसने गिफ्ट दे दिया? मान लीजिए 5 लाख रुपए गिफ्ट दे दिया मिस्टर एम ने। मिसेस, बिजनेस कौन कर रहा है यार? मिसेस एफ। गिफ्ट किसने दिया? मिस्टर एम। तो इस केस में भी गवर्नमेंट बोलती है यार
जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी पीडीवीपी आएगा, क्योंकि यार जब अपन मिसेस एफ की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या पीडीवीपी निकल के आएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है जो भी पीडीवीपी निकल के आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनेट, उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यार? उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ वो टैक्सेबल हो जाएगा मिसेस एफ के हाथ में और कुछ किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? मिस्टर एफ। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि जो कैपिटल है ना इसके अंदर 5 लाख रुपए किससे मिले हुए हैं यार? मिस्टर एम से मिले हुए हैं। गवर्नमेंट ने पता है मिस्टर एम को पार्टनर मान लिया। क्या मान लिया यार? पार्टनर। अल्टीमेटली मिस्टर एम पार्टनर नहीं है। फर्म कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फर्म कौन सी है यार? एक फर्म है जो उसकी खुद की है, वहां पर वो बिजनेस कर रहे हैं। 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए मिस्टर एम ने। किसने गिफ्ट करे? मिस्टर एम ने 5 लाख रुपए। मान लो यार उसकी कैपिटल 10 लाख रुपए थी। ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए गिफ्ट हो गए तो मतलब अब उसके पास कितना पैसा आ गया? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। कितने आ गए यार? 15 लाख। कितने? उसके पास एग्जिस्टिंग कितने थे? 10 लाख। कितने उसके पास आ गए? 5 लाख। टोटल कितने हो गए यार? 15 लाख। अब गवर्नमेंट बोलती है इस केस में प्रोपोर्शनेट आपको मतलब मान लिया जाएगा 15 लाख में से 5 लाख कैपिटल किसकी है? मिस्टर एम। और 10 लाख कैपिटल किसकी ही थी? मिसेस एफ। तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन हो जाएगी कैपिटल के रेशियो में। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? किस रेशियो में होगी? कैपिटल के रेशियो में। सुनना ध्यान से, जहां प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है वहां अपन थोड़े से पिछड़ने लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना है इधर। मैंने क्या बोला आपसे? यहाँ पर बिजनेस कौन कर रहा है यार? मिसेस एफ। बिजनेस कौन कर रहा है? मिसेस एफ। अगर मिसेस एफ का खुद का पैसा होता तो क्लबिंग होती क्या? नहीं। क्लबिंग पता है कब होगी? जब उनके हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ उनके बिजनेस में गिफ्ट कर देंगे, हाँ या ना? तो उस केस में जितनी उनकी खुद की कैपिटल है और जितनी गिफ्टेड कैपिटल है उसके प्रोपोर्शनेट में क्लबिंग हो जाएगी। जितनी उनकी खुद की कैपिटल मतलब कितनी है? 10 लाख रुपए। और जितनी उनकी गिफ्टेड कैपिटल मतलब कितनी है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख इस टू 10 लाख के रेशियो में क्या हो जाएगी? क्लबिंग। मान लीजिए आपका पीडीवीपी 1 करोड़ आया, मिसेस एफ का कितना आया यार? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीस। तो पूरा का पूरा 1 करोड़ मिसेस एफ के हाथ में टैक्सेबल होगा या 5 लाख के प्रोपोर्शनेट वाला अमाउंट मिस्टर एफ के हाथ में जाएगा? 5 लाख वाला किसके हाथ में जाएगा? मिस्टर एफ के हाथों में, हाँ या ना? अच्छा ध्यान रखना क्लबिंग प्रोविजन, ये वाला जो प्रोविजन है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सुनना। तो ये जो गिफ्ट मिला है ना, गिफ्ट कितना मिला है? 5 लाख गिफ्ट मिला है यार, 5 लाख रुपए। क्लबिंग होगी या नहीं होगी पहले तो ये बताओ। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया 5 लाख रुपए, उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे बताओ क्लबिंग होगी या नहीं होगी? होगी, होके रहेगी, हाँ या ना? तो क्लबिंग हो जाएगी। ये तो आपका फर्स्ट आंसर है। किस रेशियो में होगी यार? प्रोपोर्शनेट कैपिटल के रेशियो में। मतलब जितनी कैपिटल मिसेस एफ की है उतनी तो उसके अंदर ही टैक्सेबल रहेगी, लेकिन जितना गिफ्टेड अमाउंट होगा उतना वाला अमाउंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर एम के हाथ में, हाँ या ना? तो रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट। किस चीज का प्रोपोर्शनेट करोगे आप? किस चीज का प्रोपोर्शनेट करोगे? कैपिटल का। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। किस चीज का प्रोपोर्शनेट करोगे यार? कैपिटल का। ध्यान रखना ये कैपिटल होगी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि कैपिटल तो यार रोज चेंज हो सकती है। तो ये कैपिटल आपको कौन से दिन की देखनी है? एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब अगर अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है तो 1 अप्रैल 2021, अगर 22-23 है तो 1 अप्रैल 2022। तो जो भी डेट होगी ना उस डेट की क्या हो जाएगी? क्लबिंग हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया? अगर मेरी वाइफ बिजनेस कर रही है और उसको कुछ सम मैंने गिफ्ट कर दिया, कुछ गिफ्ट मैंने कर दिया, इस केस में क्लबिंग होगी या नहीं होगी? पहले तो ये बताइए आप। उस केस में क्लबिंग होगी, हाँ या ना? किस रेशियो में होगी? रेशियो बताइए। जितना पैसा उसका खुद का होगा उतने विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोपोर्शन किसके अंदर टैक्सेबल होगी? उसी के हाथ में, हाँ या ना? लेकिन जितना पैसा उसे गिफ्ट में मिला होगा वो वाली इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी यार? किसके हाथ में? गिफ्ट वाली इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? जिसने गिफ्ट दिया होगा। अरे हाँ या ना? और ये जो प्रोपोर्शनेट आप कैपिटल चेक करोगे किस तारीख की चेक करोगे? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। एक ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इस एग्जांपल को देखें सब लोग ध्यान से।
कैपिटल यार 1 अप्रैल 2021 को कितनी है? 7 लाख। कितनी है यार? 1/4/2021 को कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपए। हस्बैंड ने गिफ्ट करा 10/4/2021। कैपिटल दी कब की है? 1/4/2021। कितने रुपए यार? 7 लाख रुपए। इसके हस्बैंड ने इसको कब गिफ्ट करा है? 10/4/2021 को 3 लाख रुपए। हाँ या ना? इसकी कैपिटल हो कितनी गई आज? आज इसके बिजनेस में कितना पैसा है? 10 लाख रुपए, जिसमें से 7 लाख खुद का है, 3 लाख हस्बैंड का है। हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज, यहां पर आपको पीडीबीपी इनने कैलकुलेट करके दे दिया है 4 लाख रुपए का। आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कितना है? 4 लाख रुपीज। तो मुझे बताओ, ये 4 लाख रुपए पूरे के पूरे वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होंगे, हस्बैंड के हाथ में होंगे, या क्लबिंग करना पड़ेगी? क्लबिंग करना पड़ेगी, पक्का कंफर्म? सोच लीजिए एक बार। मतलब आप मुझे निकाल के बता दीजिए ना फिर। अगर आप बोल रहे हैं क्लबिंग होगी तो आप मुझे निकाल के बता दीजिए फिगर, क्योंकि यही तो अपन अटक जाते हैं यार यहाँ। ऑब्वियसली क्लबिंग किसका करोगे यार? प्रॉफिट को। हाँ या ना? तो प्रॉफिट है कितना? 4 लाख रुपए। अरे हाँ या ना? 4 लाख रुपए को क्लब करोगे किस रेशियो में? 7:3 के रेशियो में करोगे क्या? तो कितना आ जाएगा आपका? 2,33,000। अबे नालायक, 4 लाख को करना है बेटा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिकल वाले में। आप लोग बहुत ज्यादा ही दूर हो गए, बिल्कुल बच्चों वाली चीज नहीं कर पाते हो आप लोग। प्रॉफिट कितना है यार? 4 लाख। उसको किस प्रोपोर्शनेट में अपन को बांटना है? ओपनिंग कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बांटो ना यार, उसमें मेरा क्या वेट कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो आप ये कैलकुलेट करना सीख जाओ यार। ये बच्चों वाली चीजें कैलकुलेट करना सीख जाओ, वहां कोई नहीं बताएगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? ये कैलकुलेटर चलाना सीखो यार पहले। और मतलब पहले तो आप 4 लाख को बांटना सीखो। बांट दोगे क्या आप? 2,80,000 और 1,20,000 आएगा। ध्यान रखना, ये गलत है। बांटा आपने सही है, बांटने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गलत है। पता है गलत क्यों है? मैंने आपको कंसेप्ट में क्या बताया था? क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं अगर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में हो। हाँ या ना? यहाँ पर मुझे बताइए, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में कितना पैसा था? पूरा का पूरा किसका था यार? तो क्लबिंग होना चाहिए थी या क्लबिंग नहीं होना चाहिए थी? आप समझ रहे हैं ना? क्लबिंग जब होती है जब 1 अप्रैल को कुछ पैसा मेरा खुद का हो और कुछ पैसा किसी और का हो। हाँ या ना? आप लोगों ने कैलकुलेट, जिसने भी 2,80 और 1,20 करा है, कैलकुलेट तो सही करा है, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर बेटा। तो मैं कंसेप्ट, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ तुझे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैंने आपको कंसेप्ट, अब सुनो वापस से, इधर आओ प्रोविजंस पे। मैंने क्या बोला? एक मिसेस एफ है, एक वाइफ है यार, ठीक है? मिसेस एफ को पैसा किसने गिफ्ट करा यार? मिस्टर एम ने। और मैंने आपको क्या बताया? जब भी ऐसा केस होगा यार, क्लबिंग हो जाएगी। हाँ या ना? लेकिन मैंने आपको क्या बताया? क्लबिंग किस प्रोपोर्शनेट में होगी? किस प्रोपोर्शनेट में? कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर बेटा कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर है कितनी यार? 7 लाख रुपीज। और पूरी की पूरी किसकी है यार? तो क्लबिंग होके भी क्लबिंग हो रही है, क्लबिंग नहीं हो रही है? क्लबिंग कब होती है? जब इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट किसका शामिल होता? हस्बैंड का। हाँ या ना? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखना। तो यार वापस से सुनो एक बार अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज, ठीक है? ये चीज क्या है? इंपॉर्टेंट तो है। कैपिटल फर्स्ट 1/4/2021 की कितनी गिवन है? 7 लाख रुपए। कितना अमाउंट हस्बैंड ने गिफ्ट करा? 10/4। ध्यान रखना, वाई दिस 10/4 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1/4 को नहीं करा। अगर 1/4 को करा होता तो किस दिन ये कैपिटल में शामिल हो जाता? 1/4। अभी हुआ है या अभी नहीं हुआ? लेट हुआ है, लेट हुआ है। हाँ या ना? तो गिफ्ट कब करा यार? 10/4/2021 को। मतलब ये ओपनिंग के अंदर शामिल है क्या? अच्छा,
तो 7 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी थे, 3 लाख रुपए मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट कर दिए, तो आज मेरे पास कितने हो गए यार? 10 लाख रुपए, हाँ या ना? मेरी कैपिटल में भले ही, अच्छा ये 10 लाख रुपए पता है कब हुए हैं? 10/4/2021। डू यू ऑल एग्री कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास 10/4/2021 को हुए हैं? क्यों? क्योंकि ओपनिंग में तो मेरे पास कितने थे यार? 7 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मुझे मिले कब है यार? 10/4/2021। मतलब 10/4/2021 को मेरी कैपिटल 7 लाख से बढ़ के कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। कितनी हो गई यार? 10 लाख रुपीस। अपनी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी यार? 7 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 10/4 को मेरी वाइफ ने गिफ्ट कर दिए, तो मेरे पास कितने हो गए यार? 10 लाख रुपए, हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल में किसका पैसा शामिल तो है? मेरे स्पाउस का। तो क्लबिंग होना तो चाहिए, लेकिन क्लबिंग होती है ऑन कैपिटल दैट इज स्टैंडिंग ऑन 1/4/2021। मुझे बताओ 1/4/2021 में कोई भी अमाउंट मेरी कैपिटल में शामिल है क्या? कितनी तारीख को शामिल हुआ है? 10/4/2021 को, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। चलिए एक काम करिए, तो 10 लाख रुपए मेरी क्या हो गई? कैपिटल। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया? 4 लाख रुपए। कितना कमाया यार? क्या इस 4 लाख रुपए की क्लबिंग करोगे? 280 और 120 करने की जरूरत है क्या? आप कैलकुलेट करा आपने, अच्छी बात है, लेकिन क्लबिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1/4/2021 पे नहीं था, हाँ या ना? तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा 4 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? मेरे हाथ में, जो बिजनेस कर रहा है। सुनो यार, एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने क्या बोला? मेरा बिजनेस, 7 लाख रुपए मेरी कैपिटल ओपनिंग, 3 लाख रुपए मेरी वाइफ ने गिफ्ट करा, तो मेरे पास आज कितने हो गए? 10 लाख रुपए। उस बिजनेस से मैंने 4 लाख रुपए कमाए। तो इसकी क्लबिंग होना तो चाहिए यार, लेकिन किस रेशियो में होना चाहिए? उस रेशियो में जो कि यहां पर आउटस्टैंडिंग हो 1/4 को, हाँ या ना? 1/4 में जब आपने चेक करा तो यार 7 लाख में से पूरे के पूरे 7 लाख मेरे हैं, और यहां पर इनके कितने हैं यार? 0। पूरे के पूरे 7 लाख किसके हैं? मेरे। तो आपने क्लबिंग जब इसकी करी भी होगी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7 करी होगी। मतलब अगर आप क्लबिंग करना भी चाहोगे तो क्लबिंग होगी ही नहीं, क्योंकि क्लबिंग होती है ऑन कैपिटल दैट इज स्टैंडिंग ऑन 1/4/2021। 1/4/2021 को जो कैपिटल स्टैंडिंग है उस पे क्लबिंग होती है, हाँ या ना? तो इस केस में ये पूरे के पूरे 4 लाख किसके अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे यार? मेरे अंदर। तो मेरी कैपिटल आज 10 लाख बची है, 14 लाख हो गई है। आपको पता है ना, प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ती है, हाँ या ना? तो मेरी कैपिटल 14 लाख किस तारीख को हो गई है यार? सुनना, किस तारीख को हो गई है? 1/4/2022। अब ध्यान देना इधर सब लोग। आपको पता है इस 14 लाख के अंदर 2 चीज शामिल है, कौन कौन सी? एक तो 3 लाख का गिफ्टेड अमाउंट है। 3 लाख का क्या है यार? गिफ्ट। और बाकी के बाकी 11 लाख ये मेरा ऑन है, हाँ या ना? ध्यान रखना, इस बार ये ओपनिंग है यार 1/4/2022। 1/4/2022 को टोटल मेरी कितनी कैपिटल है? 14 लाख। इसमें से पता है, इसमें से 3 लाख रुपए वो है जो मेरे हस्बैंड, 3 लाख रुपए वो है जो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करा था, हाँ या ना? और बाकी का अमाउंट क्या है जो मेरा खुद का था? 11 लाख रुपए, यस और नो? इस बिजनेस से आपने 6,30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 6,30,000। कितना कमाया यार? 6,30,000। मुझे बताओ क्या क्लबिंग होगी? अब क्लबिंग हो जाएगी। एक काम करो, क्लबिंग हो जाएगी नालायको, ये तो आप लोगों ने बता दिया। मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आप फिगर बता पाओ, इसलिए फिगर निकालो अब मुझे जी। मतलब जिस बच्चे ने मेरे, सुनना मेरी बात, जिस बच्चे ने मेरे पढ़ाने से पहले इस चीज को सही बोला था, करते टाइम वो गलत कर रहा है। मुझे बताओ 1,35,000 क्या गिफ्ट वाले का है? तो जिसने गिफ्ट दिया होगा उसको टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? अच्छा 4,95,000 क्या ऑन वाला है? ज्यादा वाला अमाउंट ऑन है ना यार, 11 लाख ऑन है, तो ज्यादा वाला जो अमाउंट आएगा वो भी किसका होगा यार? ऑन्ड वाले का। मतलब ये जो 4,95,000 ये किसके अंदर टैक्सेबल होगा? जिसका बिजनेस है, जिसका बिजनेस है उसके अंदर कितना हो जाएगा यार? 4,95,000। और जितना गिफ्ट मिला है उतना वाला प्रोपोर्शनेट, मतलब 1,35,000 किसके अंदर टैक्सेबल होगा? जिसने गिफ्ट दिया।
वापस से आओ कंसेप्ट पे, वापस से आओ बेटा। आप लोग लड़ने क्यों लगते हो? मतलब आप लोग इधर इधर आपका जो आंसर आया करे, आप आंसर अपना बिंदास दिया करो, मैं चेक करके बताऊंगा यार किसका सही है किसका गलत है। वो कोई आंसर बोलेगा तो कोई उसको टोकेगा, अभिषेक ये गलत है, ठीक है, और आप भी फिर आप उसको जवाब देने लगते हो। आपको क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग आपस में मत करा करो ऐसे, क्योंकि कभी कभी उनका भी गलत होता है, आपका भी गलत होता है, जबरदस्ती लड़ रहे होते हैं। वही चीज है, दोनों का गलत होता है, फालतू में लड़ रहे होते हैं आप। समझ रहे हैं ना? अभी वो 2,80,000 में भी लड़ाई चल रही थी, वो कोई काम का ही नहीं था साला। हाँ या ना? तो अगर गलत आ भी रहा है तो जो सही होगा वो अपन निकाल के देख लेंगे यार, कौन सा सही है, आप उसमें वो मत करा करो, ठीक है? चलो अब मुझे एक चीज बताओ, कंसेप्ट क्या है बेटा, इधर ध्यान दे। तो अगर आप लोग ऐसे सोओगे ना या फिर ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो यार चीजें फिर एग्जांपल्स आपके क्लिक नहीं करेंगे आपको। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप आंसर करो ना, आई एम आस्किंग यू, कोई भी आंसर ही नहीं कर रहा है यार। ये आगे ये आप लोग तो कभी आंसर ही नहीं करते हो। हर्ष तू क्या सोने ही आता है क्लास में पूरी? वैसे तो तू आता नहीं है, 5 दिन, एक दिन आता है, उस दिन भी तेरा मुंह नहीं खुलता है बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? अरे अब तो बोल दे भाई। नहीं तू वैसे भी आता भी नहीं, और जिस दिन आता है उस दिन भी तू चुपचाप बैठा रहता है। बेटा चुप पे बैठने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? आपका जो आंसर आ रहा है, आपको जो लगता है वो आपको बोलना चाहिए, तो उससे ही तो मुझे पता चलेगा ना यार किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। अगर आप यूं करके बैठे रहोगे तो मेरे को क्या ही पता चल रहा है किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। हाँ या ना? उत्कर्ष तू तो यार एक आध साल बाद आया क्लास में, कैसे? रास्ता भटक गया था? क्लबिंग प्रोविजन क्या पढ़ रहे थे? एक स्पेशल वाला केस। मेरा बिजनेस है, किसी का बिजनेस है यार, किसी के बिजनेस में किसी ने नहीं, किसी के बिजनेस में उसके फादर इन लॉ या फिर स्पाउस ने अगर गिफ्ट कर दिया तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। पहली चीज, हाँ या ना? और मैंने आपको क्या बताया, क्लबिंग प्रोविजन जो अप्लाई होंगे ना वो होंगे ऑन कैपिटल दैट इज स्टैंडिंग ऑन 1 फोर ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी हमारा ईयर होगा, जिस साल की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, उस साल की पहले दिन जितनी भी कैपिटल होगी उस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कितनी मेरी खुद की कैपिटल, कितनी कैपिटल गिफ्टेड है, उस प्रोपोर्शनेट में क्या हो जाएगा यार, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। हाँ या ना? यहाँ पर देखिए मिसेस एफ का बिजनेस है, गिफ्ट किसने करा? मिस्टर एम। कितना गिफ्ट करा यार? 5 लाख रुपए। कितना गिफ्ट करा? 5 लाख रुपए। क्लबिंग अप्लाई हो जाएगी। ध्यान रखना, क्लबिंग 100% ऑफ द केसेस में अप्लाई होगी। 100% ऑफ द केस मतलब हमेशा होगी, क्लबिंग हमेशा होगी। जब भी गिफ्ट मिलेगा ना स्पाउस से या फिर फादर इन लॉ से, हमेशा क्लबिंग होगी। अब हो सकता है क्लबिंग होने के बाद भी क्लबिंग ना हो, जैसे कि अपने वाले एग्जांपल में हुआ था। अपने वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, फर्स्ट डे पे, साल के पहले दिन पे गिफ्टेड अमाउंट कैपिटल में शामिल ही नहीं था। हाँ या ना? क्योंकि गिफ्टेड अमाउंट मिला कब था यार? अपने वाले एग्जांपल में गिफ्टेड अमाउंट मिला था 10/4/2021, मतलब दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एज ऑन 1 4 2021। हाँ या ना? तो इस केस में पहले वाले साल में क्लबिंग अप्लाई तो हुई थी, लेकिन करने पे भी आंसर क्या ही आएगा यार, 4 लाख रुपए। यस और नो? वो 4 लाख रुपए किसके ही अंदर टैक्सेबल होंगे? जिसका बिजनेस ओन के अंदर। हाँ या ना? अच्छा अगले साल कैपिटल 10 लाख ही रहेगी या 4 लाख के प्रॉफिट की वजह से 14 लाख हो जाएगी? लॉस होता तो बढ़ जाती या उल्टा कम हो जाती? एक सेकेंड बेटा, अपन लॉस के साथ भेदभाव करते क्यों है, मुझे ये बताओ। जब मैंने कभी भेदभाव करना सिखाया नहीं तो आप लोग क्यों करते हैं? मैंने कभी बोला कि लॉस का कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है? तो यार अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो लॉस क्या माइनस होना चाहिए? नहीं, लॉस के साथ कभी भेदभाव मत करना है। जो इनकम के साथ होता है वही लॉस के साथ होता है। हाँ, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल थी मेरे पास, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो आज मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है, 14 लाख की हो चुकी है, 14 लाख की हो चुकी है। हाँ या ना? इस 14 लाख, ये जो 14 लाख रुपीस की कैपिटल है, ये जो 14 लाख रुपीस की कैपिटल है ना,
इसके अंदर आपको पता है दो अमाउंट शामिल है, एक तो मेरा ऑन का कितना है यार, आप मुझे बताओ। अच्छा, आप ऑन वाला पहले निकालोगे या गिफ्ट वाला पहले निकालोगे? नहीं बेटा, बात एक नहीं है। ऑन वाला अमाउंट ऐसे नहीं निकलेगा, ऑन वाले में दिमाग लगाना है। कहाँ दिमाग नहीं लगाना? गिफ्ट वाले में। गिफ्ट तो पता ही है ना यार कितना है, वो बचा हुआ कितना होगा यार। आप दिमाग लगा के 14 लाख निकाल चुके हो, तो वापस से दिमाग मत लगाना। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप कौन सा निकालोगे यार? गिफ्ट वाला। और बचा हुआ कितना हो जाएगा? खुद का वाला। यस और नो? अब प्रॉफिट कितना कमाया? 6,30,000। तो बेटा क्लबिंग हो जाएगी, और क्लबिंग पता है कैसे होगी? 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन कैपिटल है 11 लाख, टोटल कैपिटल कितनी है? 14। तो जो भी आएगा वो ऊपर हो जाएगी, और इधर पता है कितनी होगी? 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 14। डिवाइड हमेशा ही कितने से होगा यार? जो कैपिटल है टोटल, हाँ या ना? और मल्टीप्लाई किससे होगा? जो मेरा हिस्सा है, रिस्पेक्टिव हिस्से से, हाँ या ना? तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें आंसर लिखा तो होगा, अपन इतना क्यों लड़ रहे हैं? 1,35,000 आ जाएगा। अच्छा, पहले एक बार आंसर पढ़ लो यार, एक बार आंसर पढ़ लो पूरा का पूरा। फॉर प्रीवियस ईयर 2021 क्लबिंग शैल नॉट अप्लाई। क्लबिंग क्यों नहीं होगी यार? बिकॉज द गिफ्टेड अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। टोटल 4 लाख इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ वाइफ, हाँ या ना? अपन से गलती हुई थी, आज के बाद नहीं करना वो गलती। क्लियर है मेरी बात सबको? एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है क्योंकि वो वैसा वाला डाल देते हैं कभी कभी पॉइंट जहां पर क्लबिंग नहीं होती है। तो पहले वाले साल में क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन अगले साल में 22-23 में क्लबिंग शैल अप्लाई, हाँ या ना? क्योंकि अगले साल की ओपनिंग कैपिटल में कुछ पैसा मेरा है, कुछ पैसा गिफ्ट किया हुआ है, हाँ या ना? तो उस केस में क्लबिंग हो जाएगी 3:11 में। किस रेशियो में हो जाएगी यार? 3:11। तो 1,35,000 किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे? हस्बैंड। और बचे हुए 495 किसके हाथ में हो जाएंगे? वाइफ। क्लियर है मेरी बात? ये सबको क्लियर है ये चीज? पक्का? अल्टीमेटली बेटा कंसेप्ट तो यही है जिसको अपन 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी, और किस रेशियो में होगी? कैपिटल दैट इज स्टैंडिंग ऑन 1st ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर कोई भी हो सकता है यार। तो जो भी कैपिटल 1/4 को होगी ना, उस कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में क्या हो जाएगी? क्लबिंग। क्लियर है मेरी बात सबको? चलिए आगे कुछ लिखा यार, ऑल क्लबिंग प्रोविजंस। एक बार एक काम करो ना, एक बार इसको पढ़ के मुझे कोई समझा सकता है क्या? ओके, एक बार देख लेते हैं यार क्या लिखा है। सबने सही बोला है, सबने। क्या लिखा है यार? ऑल दी क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकंड जनरेशन। क्या होती है सेकंड जनरेशन? कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे मेरा बच्चा है तो वो सेकंड है या फर्स्ट ही जनरेशन है? अरे मेरे लिए तो फर्स्ट ही है ना यार। और उसका जो बच्चा होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन, हाँ या ना? मतलब समझ रहे हो ना सेकंड जनरेशन मतलब क्या? तो यहाँ पर क्या लगा है? क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेकंड जनरेशन इनकम और इनकम। एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा एक एग्जांपल दिया, देखो। मिस्टर मास गिफ्टेड 10 लाख टू मिसेज मास। मिसेज मास इन्वेस्टेड इन एफडी। मैंने किसको पैसा दिया? मिसेज मास को। कितना दिया यार? 10 लाख रुपए। उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। तो मुझे बताओ कितनी क्लबिंग हो जाएगी इस 10 लाख रुपए पे मुझे 1 लाख रुपए मिले होंगे यार, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। तो मेरी इनकम कितनी हुई होगी? 1 लाख रुपए, हाँ या ना? इनकम क्या हुई होगी? 1 लाख रुपए। यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, यस और नो? असेट ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई, हाँ या ना? तो ये जो 1 लाख रुपए है ये किसके अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे? मिस्टर माज। किसी को कोई इसमें दिक्कत? इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? तो जो भी इनकम जनरेट हुई है किस वाले इनकम पे?
जो भी इनकम बच्चे जनरेट हुई है गिफ्ट वाले इनकम पे, या फिर जो भी जो क्लबिंग के प्रोविजन अपन ने इतने सारे डिस्कस करे उनमें से किसी भी प्रोविजंस में क्लबिंग हो जाएगी फर्स्ट इनकम पे। ये कौन सी इनकम है यार? फर्स्ट इनकम। मुझे बताओ अगले साल ये जो मिसेज माज है इनकी एफडी में 10 लाख रुपए रहेंगे या 11 लाख हो जाएंगे? कैसे यार, कैसे हो जाएंगे? वेरी गुड सर। 10 लाख रुपए का जो 10 लाख रुपए जो आपने गिफ्ट करे थे वो तो उनके पास है ही, आज भी वो तो उनके पास है ही, साथ में उनके 1 लाख रुपए और बढ़ गए जो इंटरेस्ट मिला है उस पर, हाँ या ना? तो आज उनकी एफडी 10 लाख की हो गई या 11 की हो चुकी है? 11 की हो चुकी है, हाँ या ना? अब 11 लाख पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा यार? 1,10,000। 11 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,10,000 रुपीज। यस और नो? कितना मिलेगा? 1,10,000। कितना मिलेगा यार? 1,10,000। अब बताओ क्या करें? कंसेप्ट यही है बेटा, कंसेप्ट यही है, ध्यान रखना, कंसेप्ट यही है। अगर किसी को रेफरेंस लेने की जरूरत पड़े, अगर किसी को रेफरेंस लेने की जरूरत पड़े, हाँ, अगर किसी को रेफरेंस लेने की जरूरत पड़े तो जाना कंसेप्ट पे ही। क्या लिखा है? ऑल दी क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकेंड जनरेशन इनकम। मतलब 1,10,000 रुपए क्लब नहीं होगा, हाँ या ना? 1,10,000 रुपए क्लब नहीं होगा इज इनकरेक्ट आंसर। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो 1,10,000 है ना, इसके आपको 2 हिस्से करना पड़ेंगे यार। कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक ओरिजिनल जो गिफ्ट जो वो था ना उससे रिलेटेड होगा, आप मुझे बताओ उससे रिलेटेड वो पोर्शन कितना है? 10 लाख, हाँ या ना? तो उस 10 लाख से रिलेटेड वाला पोर्शन कितना आएगा यार? ऑब्वियसली 1 लाख रुपए। और ये इधर वाला कितना आएगा? 10,000 रुपए। आपको पता है 1 लाख रुपए क्लब होंगे। कितने क्लब होंगे यार? कौन से वाले क्लब नहीं होंगे बेटा? खत्म तो करने दे तो ही तो आएगा। बताने तो दे, बताने से पहले कैसे आएगा? इनकम कितनी हुई? 1,10,000 रुपए, हाँ या ना? मैंने जानबूझ के आपसे आंसर छुपाते हुए पूछा ताकि आप लोग गलत आंसर करें। आप लोगों ने सबने क्या करा पता है? मेजरली बच्चों ने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करा। इधर ऑनलाइन वाले बच्चों ने तक आंसर करा 1,10,000 रुपए। ये करते नहीं है ये लोग, नहीं ये लोग करते नहीं है। जोश जोश में इनको लगा यार पक्का सही होगा, तो इन लोगों ने आंसर क्या करा? 1,10,000 रुपए, हाँ या ना? और मैंने आपको क्या बताया बेटा? 1,10,000 नहीं, पूरा का पूरा टैक्स। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा टैक्सेबल ना हो, और ऐसा भी ना नहीं होगा कि पूरा का पूरा टैक्सेबल हो। आपको इसको बांटना पड़ेगा। आपको पता है इसमें को किसमें बांटना पड़ेगा? ओरिजिनल कितना था यार? ओरिजिनल कितना था? 10 लाख। तो उस 10 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 1 लाख। तो उस पे आज भी क्लबिंग होगी, उस पे आगे भी क्लबिंग होती रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन किस पे नहीं होगी बेटा? इस 1 लाख रुपए पे। मुझे एक सेकंड सुनना, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। इसके 2 हिस्से अपन ने करे, हाँ या ना? और किस प्रोपोर्शनेट में करे यार? 10 लाख 1 लाख। 10 लाख और 1 लाख के प्रोपोर्शनेट में अपन ने क्या करा? इसके 2 हिस्से कर दिए, हाँ या ना? आपने 1,10,000 को इन दोनों में बांट दिया होगा तो कितना आएगा पता है? इधर आ जाएगा 1 लाख रुपए और इधर आ जाएगा 10,000 रुपए। कौन सा वाला? ओरिजिनल वाले अमाउंट से रिलेटेड है 1 लाख। तो इस पे क्या हो जाएगी? क्लबिंग। किस वाले पे नहीं होगी? इस पे। ये जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो ये है सेकेंड जनरेशन इनकम। बेटा सेकेंड जनरेशन, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या लिखा है? ऑल दी क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकेंड जनरेशन इनकम। किस पे नहीं होगा यार? मतलब आपने इनकम पे इनकम कमाई, उस पे नहीं होगा। किस पे? इनकम पे इनकम। लिखा भी होगा कहीं इनकम ऑन इनकम, ये लिखा है यार। क्या लिखा है? इनकम ऑन इनकम। मुझे बताओ 10 लाख रुपए आपकी इनकम थी, वो तो आपको मिले थे 10 लाख मिले थे। आपने कमाए उससे कितने थे? 1 लाख। ध्यान रखना, जितना पैसा आप उस 1 लाख पे कमाओगे उस पे क्लबिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सेकेंड जनरेशन इनकम का मतलब ये है, ना कि पूरे 11 लाख रुपए, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सेकेंड जनरेशन इनकम मतलब आपने जो पैसा कमाया वो तो क्लब हो गया था, हाँ या ना? आप मुझे बताओ पिछले साल क्या 1 लाख रुपए क्लब हो गया था?
अरे हाँ या ना, 1 लाख रुपए क्लब हो गया था, ये सुनो, अगले साल आपने उस 1 लाख से भी 10,000 कमा लिया, ये वही वाला 10,000 है जो आपने किससे कमा लिया, उस 1 लाख रुपए से, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। आपको पता है अगले साल क्या होगा, अगले साल आपका कैपिटल बढ़ के शायद और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1,21,000 कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, हाँ या ना। तो भी पता है यहाँ पर क्लबिंग कितने ही अमाउंट पे होगी, 1 लाख रुपए। कौन से वाले पे नहीं होगी यार, 21,000 रुपए, क्योंकि इनकम पे इनकम कमाई है आपने, और इनकम पे इनकम कमाने पे क्लबिंग नहीं होगी, सेकंड जनरेशन इनकम। क्लियर है मेरी बात सबको, सबको क्लियर है। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होते हैं ओरिजिनल अमाउंट पे, क्लबिंग प्रोविजन कभी भी अप्लाई किस पे नहीं होंगे यार, सेकंड जनरेशन इनकम। जब आप पैसे से पैसा कमाओगे, सुना है ना आपने, पैसे से पैसा कमाया जाता है, हाँ या ना। जब अपन पैसे से पैसा कमाएंगे तो क्या नहीं होगा यार, क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात। एक्चुअली क्या चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकती थी, इसलिए इसको रोका गया है, वरना ऐसे चलते ही चले जाता और अमाउंट भी चेंज होता चला जाता, इसलिए इसको कंट्रोल करा है गवर्नमेंट ने। क्लियर है मेरी बात सबको। That is all about क्लबिंग, यही था बेटा क्लबिंग। चलो एक हल्का सा केस और बता देता हूँ, छोटा सा। एक क्या है, एक केस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक केस मेरे नोट्स में मिस हो रहा है, छोटा सा केस, एक मिनट रुक जाओ। एक केस और है क्लबिंग का जो कि मेरे कंसेप्ट में मिस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये है क्या, इसका नाम क्या है यार, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। क्या लिखा है यार, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपको पता है, आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेबल, किसी को पता है? मैंने क्या ट्रांसफर करा है, एसेट। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको एक बिल्डिंग दे दिया, मैंने आप लोगों को एक बिल्डिंग दे दी और मैंने आपसे बोला जब मेरी मर्जी होगी आपसे वापस ले लूंगा। ध्यान रखना, बिल्डिंग जब भी मैं एसेट देता हूं यार अपनी वाइफ को या फिर सन्स की वाइफ को, तो क्लबिंग हो ही जाती है, हाँ या ना। लेकिन अगर बिल्डिंग में हर किसी को दे दूंगा यार, अपने भाई को दे दूंगा, तो क्लबिंग नहीं होती है, हाँ या ना। आपने कभी भी ऐसा कोई मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया कि आपने एसेट किसी को भी दे दिया क्लबिंग हो जाएगी? या मैंने तो आपको ये पढ़ाया कि एसेट आपने या तो स्पाउस को दिया या फिर सन्स की वाइफ को दिया या फिर थर्ड पर्सन को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, तो क्लबिंग होती है, हाँ या ना। अब बेटा जो क्लास में नहीं रहता है उसको समझ नहीं आएगा, वो ऑब्वियसली बात है। तो क्लबिंग कब होती है यार, जब एसेट अपन ने स्पाउस को दिया हो या फिर सन्स की वाइफ को दिया हो या फिर किसी थर्ड पर्सन को दिया हो फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स और स्पाउस और सन्स वाइफ, हाँ या ना। ये वो वाला केस नहीं है, ये केस है बेटा मैंने किसी को भी एसेट दे दिया, किसी को भी एसेट का कोई केस था नहीं, किसी को भी इनकम का केस था, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट एसेट, हाँ या ना। एक केस अपन ने ऐसा पढ़ा था कि आपने ट्रांसफर कर दी इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, वो केस तो था किसी को भी। मैंने एग्जांपल भी लिया था, मैंने एसेट अपने भाई को, मैंने अपनी इनकम मेरे भाई को ट्रांसफर कर दी तो क्लबिंग हो जाएगी, अगर एसेट नहीं करा तो, हाँ या ना। पता है ये वाला केस क्या है, ये वाला केस भी किसी को भी कर दिया यार, मैंने किसी को भी क्या ट्रांसफर कर दिया, एसेट। मैंने आप लोगों को एसेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ट्रांसफर पता है कैसा है, रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब मेरी मर्जी होगी यार मैं आपसे वापस ले सकता हूं। तो मैंने आपको परमानेंट दिया या ऐसे ही दे दिया यार, ऐसे ही दे दिया, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर किसी ने रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट करा है, क्या करा है यार, तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी, मान लीजिए आप उस बिल्डिंग को किराए पे चला के आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट करा है उस बिल्डिंग, उस एसेट से जो भी आपने इनकम जनरेट करी आप लोगों ने, वो टैक्सेबल मेरे ही हाथ में होगी, क्योंकि मैंने आपको परमानेंट ट्रांसफर नहीं करा था, मैंने कौन सा ट्रांसफर करा था यार, रिवोकेबल ट्रांसफर। समझना मेरी बात, मैंने कौन सा ट्रांसफर करा, रिवोकेबल ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में क्या बोलती है गवर्नमेंट, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में, क्योंकि वो आप वापस ले लोगे एसेट, तो जो इनकम उनको होने वाली है वो भी किसके हाथ में ही टैक्सेबल होगी, आपके हाथ में। क्लियर है मेरी बात सबको, सबको क्लियर है ये चीज? परमानेंट बेसिस पे नहीं होती है ना, क्योंकि वो केस ऐसा कुछ था नहीं। तो यहां पर क्लबिंग हो जाएगी, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट में क्लबिंग हो जाएगी, हाँ या ना। किसके हाथ में, इन हैंड्स ऑफ
ट्रांसफरर। आप फिक्र मत करना, अभी मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन पूरा करवाऊंगा क्लबिंग रेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। जिसको नहीं भी आया यार थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन अब उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। वो जिनने क्लासेस अटेंड करी है उनको पूरा आ जाएगा यार, मतलब मुझ पर भरोसा रखना, उसकी फिक्र मत करो, इजी टॉपिक है। क्या बोला मैंने, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। क्लबिंग किसके हाथ में हो जाएगी, इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगी यार, क्लबिंग वगैरह। सुनना मेरी बात, सबको क्लियर है। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रिवोकेबल मतलब समझते हैं ना टेम्पररी, मतलब जब मैं चाहूं आपसे असेट वापस ले लूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है जब आपने असेट सही में दिया ही नहीं है तो आपने इनकम को उधर शिफ्ट करने के लिए ही असेट को दिया है टेम्पररी पीरियड, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इनकम क्या हो जाएगी यार, क्लब हो जाएगी। किसके हाथ में हो जाएगी, इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है। क्या लिखा है, रिवोकेबल आफ्टर सम अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन, सर्टेन बोला है या अनसर्टेन बोला है, ध्यान रखना। मैंने आपको असेट ट्रांसफर करा, मैंने आपको असेट ट्रांसफर करा, असेट में वापस ले लूंगा, दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, हाँ या ना। लेकिन असेट में वापस जब ही ले सकता हूं जब कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए, अनसर्टेन होता है, हाँ या ना। मान लीजिए मैंने आपको असेट ट्रांसफर करा, आपको नहीं करा यार, किसी और को करना पड़ेगा, डेथ हो जाएगी नहीं तो। मैंने किसी को असेट ट्रांसफर करा, क्या करा यार, मैंने किसी को असेट ट्रांसफर करा और उससे बोला कि जब भी मैं चाहूं असेट क्या हो जाएगा, रिवोकेबल, मतलब जब भी मैं चाहूं आपसे असेट वापस ले लूंगा। मैंने ये नहीं बोला, पता है मैंने क्या बोला, तेरी डेथ के बाद ये असेट मेरे पास वापस आ जाएगा। तो बताओ उसकी डेथ के बाद आएगा तो क्या मैं जब चाहे जब ला सकता हूँ, या एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद ही आएगा, और वो इवेंट भी मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो मेरे हाथ से हो गया तो ध्यान रखना मैं फंस जाऊंगा, हाँ या ना। तो एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद, एक अनसर्टेन इवेंट के बाद वो असेट मेरे पास आएगा, यस और नो। क्या उसको वापस लाना मेरे हाथ में है या भगवान के हाथ में है? तो क्या वो रिवोकेबल सही मायने में रिवोकेबल है? देखिए असेट तो मेरे पास आएगा, लेकिन जब मैं चाहूं जब नहीं आएगा। तो क्या वो सही मायने में रिवोकेबल है? नहीं, सही मायनों में वो रिवोकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है यार ऐसा अनसर्टेन वाला कोई इवेंट है तो उस केस में आप क्लबिंग मत करना। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक असेट ट्रांसफर कर दिया किसी को, और उसको मैंने ये बोला है कि भाई जब तेरी डेथ हो जाएगी ना तो ये असेट अपने आप किसके पास आ जाएगा, मेरे पास वापस। तो क्या ये रिवोकेबल है? हाँ, दैट इज रिवोकेबल, क्योंकि वापस किसके पास आ रहा है यार, मेरे पास। लेकिन मुझे बताओ जब मैं चाहता हूं जब आ रहा है, या उसकी डेथ के बाद ही आएगा? और उसकी डेथ मेरे हाथ में नहीं है, उसकी डेथ किसके हाथ में है यार, हाँ या ना? क्या वो अनसर्टेन इवेंट है? हो सकता है कल, हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 50 साल बाद, यस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात? 2, 4, 5 दिन बाद भी अगर हो जाए तो भी इवेंट अनसर्टेन है। इवेंट क्या है यार, अनसर्टेन, मतलब मेरे को नहीं पता था क्या होने वाला है, यस और नो? तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है मेरी बात सबको? सबको क्लियर है ये चीज? सुनना यार मरना किसी के हाथ में होता है क्या? एक सेकेंड, इधर ध्यान दो यार नालायको। मरना और जीना किसी के हाथ में होता है क्या? दैट इज ऑलवेज अनसर्टेन इवेंट। मैं आज हूं कल को ना रहूं, हाँ या ना? अरे बेटा टाइमिंग अनसर्टेन है ना, टाइमिंग अनसर्टेन है ना, टाइमिंग अनसर्टेन है ना। सुनना मेरी बात, नहीं, शादी की जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन शादी होगी, लेकिन जिस दिन मैं मरना चाहूंगा उस दिन नहीं मर सकता। छोड़ो यार, छोड़ो, चलो यार सब लोग इधर ध्यान दो। अपन को चाहिए पूरा पार्टिसिपेशन, इधर सबका ध्यान। क्या पढ़ रहे थे यार, क्लबिंग। क्लबिंग मैंने क्या बताया, किसी और की इनकम किसी और के अंदर टैक्सेबल होने को क्या बोलते हैं, क्लबिंग। कैरी फॉरवर्ड किसको बोलते हैं यार, अगले साल लेके जाना। सेट ऑफ किसको बोलते हैं, उसको एडजस्ट करना, हाँ या ना। क्लबिंग प्रोविजन में ध्यान रखना, क्लबिंग के प्रोविजन स्पेसिफिक हैं। अगर स्पेसिफिक कुछ चीजें होंगी तो ही क्लबिंग होती है। स्पेसिफिक कुछ चीजें, जैसे कि पहला केस मैंने आपको बताया इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। पहला स्पेसिफिक केस मैंने आपको क्या बताया, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ध्यान रखना, मेरा माइनर बच्चा, मेरा कौन सा बच्चा यार, मेरा माइनर बच्चा अगर कोई पैसा कमा लेता है तो ध्यान रखना उस केस में क्लबिंग हो जाएगी, या तो मेरे अंदर या फिर मेरी वाइफ के अंदर, मतलब या तो मम्मी के अंदर या फिर
पापा के अंदर, हाँ या ना? अच्छा, गवर्नमेंट का फायदा किसके अंदर क्लब करने को है? जिसकी इनकम ज्यादा है। और लॉ बनाया भी किसने है? गवर्नमेंट ने। तो उसने क्या ही लिखा होगा वहां पर कि क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई इन हैंड ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज मोर, हाँ या ना? फिर मैंने आपको बताया अगर हस्बैंड वाइफ आज साथ में ही नहीं है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों का डिवोर्स हो चुका है, सेपरेट हो चुके हैं, उसके इसमें क्या हो जाएगा यार? जो उस बच्चे को मेंटेन करता है, चाहे उसकी इनकम कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ेगा, जो उस बच्चे को मेंटेन करेगा, क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई इन द हैंड ऑफ दैट पेरेंट्स, हाँ या ना? मैंने आपको बताया जितने भी बच्चे बेटा 1500 रुपए का एग्जेम्पशन लेते चलना, जितने बच्चों की इनकम अपने अंदर टैक्सेबल होगी, कितने कितने का एग्जेम्पशन भी मिलेगा? एक एग्जेम्पशन भीख की तरह मिलेगा 1500 रुपए का, हाँ या ना? फिर मैंने बताया आपने असेट ट्रांसफर कर दिया। सुनना बेटा, ये जो 10 मिनट में बता रहा हूं ना, 10 मिनट अगर इतना आपने याद रख लिया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये जो 5-10 मिनट में मैं चीज बताऊंगा ना, सिर्फ इतना याद रख लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने आपको क्या बताया था? फिर आपने असेट ट्रांसफर करा, ध्यान रखना, स्पेसिफिक याद फिर सही से रखना पड़ेगा। आपने क्या ट्रांसफर करा? असेट ट्रांसफर करा, या तो स्पाउस को करा। स्पाउस मतलब क्या होता है यार? मेरी वाइफ या किसी का हस्बैंड, हाँ या ना? उसको क्या बोलते हैं? स्पाउस। आपने असेट ट्रांसफर करा किसको यार? या तो स्पाउस को, या फिर सन्स की वाइफ, या तो बीवी को, या तो पति को, या तो पत्नी को, या फिर बहू को। या तो पति पत्नी को करा, या फिर किसको करा यार? बहू। तो और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे करा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब 1 करोड़ का असेट मैंने 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया। तो ध्यान रखना, ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कॉस्ट में नहीं हो रहा, हाँ या ना? तो जब ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कॉस्ट में नहीं हो रहा और असेट ट्रांसफर कर रहा है हस्बैंड वाइफ को, या फिर वाइफ हस्बैंड को, या फिर फादर इन लॉ सन्स की वाइफ को, या फिर मदर इन लॉ सन्स की वाइफ को। बेटा वहां पर सन्स वाइफ लिखा है तो पाप है ना? नहीं, बहुत उलझन में पड़ गए जैसे मैंने सास का नाम लिया तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फिर मैंने आपको क्या बताया? आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा यार डायरेक्टली वाइफ को करूंगा, डायरेक्टली हस्बैंड को करूंगा, डायरेक्टली बहू को करूंगा तो क्लबिंग हो जाती है। आपने बताया आपने स्पाउस के वाइफ, आपने साले को कर दिया यार। आपने किसको कर दिया? साले को। और बोल दिया कि यार जो भी इससे इनकम होगी वो किसको देते जाना। हाँ, मतलब आपने किसी थर्ड पर्सन को कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। तो उस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी, हाँ या ना? मतलब अपन ने तेज चलने की कोशिश करी, लेकिन कौन हमेशा जीता यार? गवर्नमेंट। फिर मैंने आपको एक लास्ट में अभी केस बताया, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने एसेट को ऐसा ट्रांसफर करा कि जब आप चाहो वापस ले सकते हो, तो भी क्लबिंग हो जाएगी, हाँ या ना? फिर मैंने आपको एक इसका एक्सेप्शन बताया कि आपने एसेट को ट्रांसफर करा लेकिन और रिवोकेबल ही करा, लेकिन वो रिवोकेबल एट सम अनसर्टेन इवेंट है। कौन से इवेंट यार? अनसर्टेन इवेंट। तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फिर मैंने आपको एक गिफ्ट वाला पॉइंट बताया। मैंने आपको बताया गिफ्ट वाले पॉइंट में क्या बताया? अगर किसी ने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या फिर सन्स की वाइफ को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करा और उसने वो पैसा कहाँ यूज करा यार? बिजनेस। कहाँ यूज करा? तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे पहली बार, हाँ या ना? सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई? क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे ऑन कैपिटल दैट इज स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ आप गलती कर सकते थे, जो कि मैंने करवाई भी है, तो शायद अब आप आगे ना करो। क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया? आपने असेट ट्रांसफर ही नहीं करा, आपने डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर कर दिया? इनकम। तो भी क्या हो जाएगा? क्लबिंग हो जाएगी। क्लियर है? जनरल वाला प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि स्पाउस को करा, सन्स वाइफ को करा। आपने किसी को भी अगर डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर कर दी तो क्या हो जाएगा यार? क्लबिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर मैंने क्रॉस गिफ्ट वाला क्या बताया था? मैंने किसी और की वाइफ को गिफ्ट करा, किसी और ने मेरी वाइफ को गिफ्ट करा, विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट, जो भी लोअर वाला अमाउंट होगा दैट विल बी क्लब इन द हेड ऑफ बोथ ट्रांसफरर्स, हाँ या ना? एक और पॉइंट मैंने आपको बताया तो होगा यार, वो कौन सा है? सुनना, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट? 20%, 20%, हाँ या ना? तो उस फर्म में मेरा क्या है यार? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। जिस फर्म में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है ना, और उस फर्म से अगर मेरे स्पाउस को सैलरी मिलने लगे, बताओ उसको सैलरी किस वजह से मिल सकती है? मेरी वजह से। उसको सैलरी मेरी वजह से मिल सकती है, हाँ या ना? ध्यान रखना, अगर उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो मेरी वजह से मिल रही है, उसकी खुद की वजह से मिल रही है। तो खुद की वजह से मिल रही है तो क्लबिंग होगी क्या? नहीं। क्लबिंग कब होगी? जब उसको सैलरी बिना कोई मेहनत के मेरी वजह से मिल रही होगी, हाँ या ना?
अरे हाँ या ना? तो फॉर एग्जाम्पल यार एक फॉर्म है जिसमें 50% ओनर, एक फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है जिसमें 40% ओनर मैं हूँ, 40% ओनर कौन हूँ यार? मैं। उस फॉर्म से मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही है यार, मेरी वाइफ अब्बा डब्बा जब्बा है, क्या है? मेरी वाइफ 5th फेल है। कौन सी फेल यार? 5वीं फेल। सुनना मेरी बात, उसको सैलरी मिल रही है ऑडिट करने की। बेटा बेटा बेटा, वाइफ अपनी है ना, उसको सैलरी मिल रही है। क्या उसकी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है? क्या उसको सैलरी मिलना चाहिए थी? अगर मिल रही है तो किस वजह से मिल रही है यार? मेरी वजह से, हाँ या ना? क्योंकि ऐसी फर्म से मिल रही है जिस फर्म को मैं कंट्रोल कर रहा हूं कहीं ना कहीं, यस और नो? गवर्नमेंट बोलती है इस केस में मिस्टर मास आप ज्यादा तेज मत चलो, आपके हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे हम। किसके हाथ में? क्योंकि टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसके पास है? आपके पास। तो किसके ही हाथ में टैक्सेबल करेंगे? आपके हाथ में, हाँ या ना? फिर मैंने आपको एक और केस बताया यार, कभी कभी उलझन हो सकती है। 50% पार्टनर में 50% पार्टनर वो, हाँ या ना? दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। आप दोनों का ही क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दोनों का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो इस केस में पता है क्या होगा? जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा ना, तो भी टैक्सेबल तो होगी, क्लबिंग तो होगी, लेकिन पता है किसके हाथ में होगी? जिसकी इनकम ज्यादा हो, हाँ या ना? और कोई सा पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था क्या? इनकम इंक्लूड लॉस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी एडिक्वेट कंसिडरेशन। और मैंने आपको एक और चीज क्या बताई? सेकंड जनरेशन इनकम क्लब नहीं होती है। सेकंड जनरेशन मतलब इनकम ऑन इनकम। क्लियर है मेरी बात सबको? दैट इज ऑल अबाउट क्लबिंग। क्लबिंग का एक लेमन लैंग्वेज में क्लबिंग का मतलब आप क्या समझते हैं आप लोग? किसी और की इनकम किसी और के अंदर टैक्सेबल होना कुछ स्पेसिफिक केसेस में। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम मेरे अंदर क्लब होगी होगी, नहीं, कुछ कुछ होगा तो होगी, हाँ या ना? स्पेसिफिक केसेस, यस और नो? ऐसे ही था ना? अरे हाँ या ना? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? क्लबिंग। क्लबिंग के अलावा हमने पढ़ा था सेट ऑफ। सेट ऑफ में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, आप कह रहे हो सेट ऑफ मतलब जो लॉस आपका हुआ है उसको यूज करना, यूज करना, हाँ या ना? अगर मैं बिल्कुल ही एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं यार, उसको क्या बोलते हैं? यूज करना। मान लीजिए पिछले साल मेरा 10 लाख का लॉस था, करंट ईयर में 20 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं उस लॉस को जो एडजस्ट करूंगा उसको क्या बोलते हैं यार? सेट ऑफ करना। अब बताओ, प्रैक्टिकली 20 लाख का करंट ईयर में इनकम है, 10 लाख का पिछले साल में लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो प्रैक्टिकली करंट ईयर में मैं 20 लाख पे टैक्स पे करूंगा या 10 लाख पे करूंगा? 10 लाख पे टैक्स पे करूंगा, यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ करना। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक के अंदर है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, ओके। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ाना। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करते क्यों यार? मतलब अल्टीमेट हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम तो यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज आवर अर्लियर लॉस, हाँ या ना? उस लॉस को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कैरी फॉरवर्ड। सबको इतना क्लियर है? अपन स्टार्ट करें सेट ऑफ। चलिए एक सेकंड, पहले दो टर्मिनोलॉजी समझना आप लोग। ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम की है, बस ये समझ ली, सेट ऑफ हो गया। क्या लिखा है यार? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ वर्ड है। क्या लिखा है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। कोई बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इंग्लिश की बिल्कुल। एक क्या है? इंट्रा हेड, दूसरा होता है इंटर हेड। आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा क्या होता है। अरे मेन तो बेटा इंट्रा और इंटर है। सुनो मेरी बात ध्यान से सब। मेन तो जो है ना, मेन जो चीज, वो तो सिर्फ ये है, इंट्रा और इंटर। अब विद इन सेम हेड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे। और अगर सेपरेट हेड में होगा तो इंटर। ओके, बिल्कुल मैंने बोला था आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये दो टर्मिनोलॉजी एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट
अब क्या होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, एक बार और बताइए मुझे। सेम हेड में अगर अपन लॉस को एडजस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अच्छा अगर डिफरेंट हेड में करते हैं तो इंटर हेड एडजस्टमेंट। ध्यान रखना जीएसटी में बहुत काम आएगा, जीएसटी में बहुत काम आएगा इंट्रा इंटर। सब लोग क्लियर करते चलना। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट, हाँ या ना। अच्छा कितने कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स में? 5 होते हैं। कौन कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, पीडीपी और अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर रहा हूं इंट्रा हेड, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर रहा हूं दैट इज इंट्रा हेड। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीडीबीपी में एडजस्ट कर रहा हूं दैट इज इंटर हेड। आप बताओ इंट्रा हेड अलाउ होते होंगे या इंटर हेड अलाउ होते होंगे? इंट्रा होते होंगे, हाँ या ना? अरे ये सुन लो, ध्यान रखना इंट्रा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन से अलाउ होते हैं यार? इंटर भी होते हैं। इंट्रा तो होते हैं, कौन से भी होते हैं? इंटर भी होते हैं। अब हम यही पढ़ने वाले, कुछ छोटी मोटी सी बारीकियां हैं, छोटी मोटी सी, कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? कब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा, कब इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा। फर्स्ट वी शुड बी क्लियर विद टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है? इंट्रा हेड मतलब सेम हेड। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में एडजस्ट करूंगा दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और पीडीबीपी की इनकम को अगर मैं कैपिटल गेन में, पीडीबीपी के लॉस को अगर मैं कैपिटल गेन में एडजस्ट करूंगा दैट इज इंटर हेड। अगर दो हेड्स इन्वॉल्व हैं तो इंटर, और अगर एक सिंगल हेड इन्वॉल्व है तो इंट्रा। सबको इतनी बात क्लियर है? तो इंट्रा मतलब इंट्रा मतलब सेम हेड में एडजस्टमेंट। 5 हेड होती है यार, है ना, हाँ या ना? और इंटर मतलब डिफरेंट हेड में एडजस्टमेंट। सबको इतनी बात क्लियर है? सबको? चलो यार एक बार सब लोग, अब अपन सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ को अच्छे से। टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है? एक बार एग्जांपल देख लीजिए यार। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको कौन सा बोलते हैं यार? इंट्रा। वेरी गुड। अच्छा सेकंड क्या लिखा है? लॉस ऑफ वन बिजनेस सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर बिजनेस। वन बिजनेस अनदर बिजनेस दैट इज आल्सो इंट्रा। अच्छा मैंने हेडिंग ही नहीं पढ़ी ना यार, ऊपर लिखा ही है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ऊपर क्या लिखा है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और उसमें क्या लिखा है? विद इन सेम हेड। अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और नीचे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फिर क्या लिखा है यार? एक्सेप्शन ऑफ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, ये एक्सेप्शन बहुत काम के हैं। सुनना मेरी बात, पूरा टॉपिक इंट्रा हेड से रिलेटेड खत्म हो जाएगा, ये एक्सेप्शन बस याद रखना है। कितने हैं यार? 4। मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना, अब फोकस होना चाहिए इधर सबका। सबका फोकस बराबर है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा और इंटर हेड एडजस्टमेंट। अपन कौन सा वाला स्टार्ट कर रहे हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, आप लोगों ने, मेरे नहीं, आपने मुझे बताया था सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउ होगा, हाँ या ना? आप लोगों ने मुझे क्या बताया था? सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउ होगा। बेटा इसके 4 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन? 4 एक्सेप्शन। सबसे पहली चीज सुनना मेरी बात ध्यान से, अपना जो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है ना, मत देखो उसमें कौन सा बिजनेस? स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आपको याद हो सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस 14 बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एटसेट्रा, हाँ या ना? नाम पढ़ते से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। यस और नो? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, बी कीपिंग एंड हनी वैक्स, वो मेरे को मालूम है, वो आप कर लोगे आइडेंटिफाई। यस और नो? वो कौन सा बिजनेस था यार? स्पेसिफाइड बिजनेस, हाँ या ना? देखो एक्सेप्शन में क्या लिखा है? स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या लिखा है? ध्यान रखना, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस पीडीबीपी से एडजस्ट नहीं होगा। किससे नहीं होगा यार? आऊंगा मैं बारीकी में। किसका लॉस? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट नहीं हो सकता? पीडीबीपी। यस और नो? अच्छा जब अपन ने पीडीबीपी स्टार्ट करा था मैंने आपको एक स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बताया था। स्पेकुलेटिव बिजनेस जहां डिलीवरी नहीं होती, हाँ या ना? आज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस पीडीबीपी से सेट ऑफ नहीं होगा। किससे सेट ऑफ नहीं होगा? अपन क्या पढ़ रहे हैं यार? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और मैंने आपको क्या बताया? इसके टोटल 4 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन? 4। जिसमें पहला क्या है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस लॉस में एडजस्ट नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस लॉस में, नॉर्मल बिजनेस इनकम में सेट ऑफ नहीं हो सकता। सबको मेरी बात इतनी क्लियर है?
ध्यान रखना, मैं आपको लॉजिक्स भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा, लॉजिक नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों हम इनको अलग देख रहे थे। कुछ ना कुछ इसी टॉपिक से लिंक है जो हमने उनको अलग से देखा था स्पेसिफिकली। क्लियर है मेरी बात सबको? कौन कौन से बताया मैंने? दो आपको, स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेसिफाइड लॉस। फर्स्ट थर्ड वाला पढ़ो यार, कौन सा लिखा है? क्या लिखा है यार? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। हाँ पूरा पढ़ो पूरा। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म हाँ तो मैं उल्टा बता रहा हूँ ना, मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है, इधर इधर ध्यान दे, इधर 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 मेरी बात सुन। यहाँ पर लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं बता रहा हूँ कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात? आ रहे हैं अपन बारीकी में आ रहे हैं इन सब की। कौन सा लॉस यार? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। मैं आपको एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल। हाँ या ना? तीन हो गए। चौथा देखो यार, घोड़ा आपने याद ही करा था अपने चेतक को। इनकम फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ, लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। कौन सा लॉस यार? अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। घोड़े की रेस पे पैसा लगाते हैं ना, उसमें लॉस इनकर करा। कौन से लॉस पे यार? घोड़े की, समझ रहे मेरी बात? कौन सा पढ़ रहे हैं यार? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। कौन सा? आयुषी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब सेम हेड में एडजस्ट कर लेना। आप लोग इसकी गहराइयों में मत जाओ, यहाँ क्या लिखा है आप पढ़ के उसको अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। अभी मैंने आपको इतना बताया नहीं जितना वहां लिखा है, ठीक है? सेम हेड, इतना आपको क्लियर है? कितना? सेम हेड में एडजस्ट करना, दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सबको क्लियर है इतनी बात? फिर मैंने आपको क्या बताया यार? इस बात के आपने मुझे बताया था कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, यस और नो? मैंने आपको बताया इसके 4 एक्सेप्शन है, मतलब 4 केस में नहीं हो पाएगा। कितने केस में यार? 4 केस। पहला केस मैंने आपको क्या बताया? स्पेकुलेटिव। फिर मैंने आपको क्या बताया? स्पेसिफाइड। फिर मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से रिलेटेड। और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया? लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। इतना सबको 4 एक्सेप्शन के सिर्फ नाम याद हो गए। नाम पहला कौन सा यार? स्पेकुलेटिव लॉस, फिर स्पेसिफाइड लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। मतलब कहीं ना कहीं ये 4 जो लॉस है ना, ये जो 4 लॉस है, इनमें कुछ ना कुछ स्पेशल बात है। आपको पता है बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था बिजनेस 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, एक ही बात है ना। मैंने आपको बताया था ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा कौन सा हो सकता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस। वेरी गुड। तीसरा मैंने आपको एक और बताया था, स्पेसिफाइड बिजनेस। हाँ या ना? स्पेसिफाइड बिजनेस। कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या ये तीनों पीजीबीपी हैं? अरे हाँ या ना? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो क्या ये बिजनेस है? तो क्या ये पीजीबीपी भी है? आपको पता है इन 3 में अपन ने भेदभाव करा क्यों था? इनमें भेदभाव पता है अपन ने 3 को अलग क्यों देखा? चाहते तो अपन पीडीबीपी को एज अ होल देखते। इन 3 को अलग देखने की वजह, ध्यान से सुनना सब लोग, इन 3 को अलग देखने की वजह है सेट ऑफ। 3 को अलग देखने की वजह क्या है यार? सेट ऑफ करना। क्योंकि सेट ऑफ टॉपिक में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कौन से वाले बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता? नॉर्मल बिजनेस से। मतलब ये वाला जो लॉस है, ये वाला लॉस, ये इससे नहीं हो सकता। हाँ या ना? अच्छा, ये वाला जो लॉस है ये भी इससे नहीं हो सकता। यस और नो? मैंने क्या बोला आपसे? स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता? नॉर्मल बिजनेस से। और क्या ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही हो रहा था यार? अगर होता तो ये इंट्रा हेड ही होता। हाँ या ना? इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं कि अपन पढ़ तो रहे हैं इंट्रा हेड,
और आपने बोला भी कि इंट्राहेड अलाउ हो जाएगा, लेकिन 4 स्पेशल केस में नहीं होगा बेटा। कौन से, कितने केसेस में? 4 स्पेशल केसेस में इंट्राहेड एडजस्टमेंट। इंट्राहेड लॉजिकली आपने बताया था कि सर अलाउ होना चाहिए, और आपका लॉजिक सही था, बस आपको 4 एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेंगे। पहला कौन सा यार? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अभी अपन ने दो समझ लिए, तो 2 को अपन आते हैं। आप समझ गए कि 2 लॉसेस क्यों, इनको क्यों अलग रखा था? पहली चीज, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आप मुझे बताओ क्या स्पेसिफाइड बिजनेस की वजह से, सुनना मेरी बात, एक एग्जांपल से अज्यूम करना इस चीज को। मेरा एक बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस। बताओ नॉर्मल बिजनेस में तो यार 5-10% प्रॉफिट होता होगा, हाँ या ना? बहुत मेहनत से साल भर सेल होती होगी, परचेज होती होगी, और अल्टीमेटली प्रॉफिट आता होगा, यस और नो? और गवर्नमेंट की नजर उस प्रॉफिट पे रहती होगी ताकि वो उस पे क्या ले पाए? टैक्स। अरे हाँ या ना? मान लो यार मेरा एक बिजनेस है, 10 करोड़ रुपए का मैंने सेल करी, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो गवर्नमेंट की नजर उस 50 लाख रुपए पे टैक्स पे है, हाँ या ना? डू यू ऑल एग्री अबाउट दिस? मैंने 10 करोड़ की सेल करी और 50 लाख रुपए की पीडीपीपी कमाई, तो गवर्नमेंट की नजर किस पे यार? पीडीपीपी के लॉस पे, हाँ या ना? पीडीपीपी की इनकम पे, यस और नो? अब मुझे बताओ, मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने एक 5 स्टार होटल खोल ली। कौन सी होटल? सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, हाँ या ना? वहां पर आपने पता है क्या पढ़ा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन 100% मिलता है, हाँ या ना? मैंने आपको क्या बताया था? स्पेसिफाइड बिजनेस वगैरह के केस में जनरली लॉस आता है। जनरली क्या आता है यार? और मैं आपको बताऊं, लॉस भी छोटा मोटा नहीं होता, लॉस भी बहुत बड़ा होता है, ह्यूज लॉस आता है। आपको पता है मेरा जो 50 लाख रुपए की इनकम है ना, उसको वो खा जाएगा कौन? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वैसे तो इंट्राहेड एडजस्टमेंट अलाउड है, लेकिन कौन से वाले केस में नहीं करने देंगे यार? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर डिलीवरी नहीं होती, गवर्नमेंट उस बिजनेस को प्रमोट नहीं करना चाहती, तो हर जगह वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, अड़चने लगाती है। क्लियर है मेरी बात सबको? तो आपको 2 विथ लॉजिक क्लियर है। इंट्राहेड एडजस्टमेंट के 2 कौन कौन से? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। आपको पता है तीनों को अलग अलग अपन ने पढ़ा ही इसलिए था क्योंकि सेट ऑफ में उनका ट्रीटमेंट कुछ अलग है। सबको क्लियर है मेरी बात? फिर तीसरा क्या था अपना? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे बाद में आते हैं, इसका लॉजिक थोड़ा अच्छा है। अच्छा, ये नीचे आ गया अपन, ये लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। यार एक बार बताओ, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मैं घोड़े की रेस पे पैसा लगा रहा हूँ, कोई अच्छी इनकम होती है क्या? सट्टा वगैरह को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी? आप बताओ, अरे हाँ या ना? आपको पता है लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस कौन सी हेड के अंदर आता है? मैं आपको बता दूं, ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पीडीपीपी में जी बेटा, गैम्बलिंग इंस्टीट्यूशन भी घोड़े की रेस पे पैसा नहीं लगाती। घोड़े की रेस पे आप और मुझ जैसे लोग शौकिया जाते हैं और पैसा लगाते हैं। सट्टे का बिजनेस नहीं हो सकता यार। नहीं, सट्टे का बिजनेस नहीं हो सकता। कैजुअल इनकम हमेशा आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी, ये क्लियर है। कैजुअल इनकम हमेशा कहां टैक्सेबल होगी यार? आईएफओएस। तो ये कौन सी हेड में आ रहा है? आईएफओएस। मैंने आपको बताया था एक डिविडेंड इनकम भी, मतलब बहुत सारी इनकम होती है जो आईएफओएस में आती है। लिस्ट ऑफ इनकम, हाँ या ना? मान लेते हैं यार, एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिविडेंड। मुझे 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। कितना यार? 10 लाख रुपए। यहां पर मैंने, अच्छा ये भी आईएफओएस का मैटर है, हाँ या ना? 10 लाख रुपए का डिविडेंड आईएफओएस का मैटर है, यस और नो? और लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, ये भी आईएफओएस का मैटर है, हाँ या ना? मान लो यार लॉस 5 करोड़ का है। कितने का है? आप मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट इसको एडजस्ट करने देगी? नॉर्मल, आप समझना बेटा, नॉर्मल केस में गवर्नमेंट खुद करने दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल 4 केसेस में नहीं करने दे रही। पहला केस कौन सा? स्पेकुलेटिव। दूसरा कौन सा? स्पेसिफाइड। तीसरा इनकम फ्रॉम, वो लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। लॉजिक पता है? अच्छी इनकम नहीं है। कौन सी इनकम है यार ये? अच्छी इनकम नहीं है। आपको पता है इलीगल है बहुत सारी जगह ये इंडिया में, पता है आपको? क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा एक और है बेटा, एक और, वो कौन सा है? इसको समझना यार बेटा, इसको समझना, ये वाली चीज बहुत काम की है। क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको पता है जैसे ही आपको कैपिटल गेन की, जैसे ही कैपिटल गेन का आपको नाम दिखे ना, आपको याद आना चाहिए अंबानी। क्या याद आना चाहिए यार? अंबानी में कितने भाई हैं यार?
अंबानी के कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। आपको पता है ये कैपिटल गेन जो है ना, ये अंबानी फैमिली है। कैपिटल गेन कौन सी फैमिली है? अंबानी फैमिली। मैंने क्या बोला आपसे? कैपिटल गेन कौन सी फैमिली है यार? अंबानी फैमिली। और अंबानी फैमिली में पता है दो भाई हैं, एक है मुकेश और दूसरे हैं अनिल। बड़े कौन से हैं यार? मुकेश अंबानी बड़े हैं, हाँ या ना? क्या अपन उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं ना यार, बड़े हैं तो बड़े मतलब लॉन्ग ना यार, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अरे सुन मेरी बात, मैं इंटरलिंक करवा रहा हूँ बेटा, आपको दिक्कत आएगी, अभी मजाक में मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मुकेश अंबानी बड़ा है, हाँ या ना? आप मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल गेन बड़ा होता होगा, शॉर्ट टर्म नाम में ही कौन सा वाला बड़ा दिख रहा है यार? लॉन्ग वाला। तो मुकेश अंबानी का नाम सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? लॉन्ग टर्म, ठीक। और अनिल अंबानी का नाम सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन कौन सी फैमिली? अंबानी फैमिली। दो भाई है, कौन कौन? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। क्लियर है मेरी बात सबको? आप मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सुपर रिच है? सुपर रिच कौन है यार? कमलेश। सुपर रिच कौन है? मुकेश अंबानी। अच्छा, कौन लगभग खत्म हो चुका है यार? है ना? सुनना मेरी बात, आप मुझे बताओ, क्या कभी भी लॉजिकली आपसे पूछ रहा हूँ, इस एग्जांपल में इस फैमिली को देखते हुए, क्या कभी भी अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता? पक्का? बस यही तो लिखा है। कौन किसकी हेल्प नहीं कर सकता यार? इसको इतने एग्जांपल से इसलिए बताया है, आगे भी इसका कनेक्शन है, और ये आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरे तरीके से अगर आपने ये एग्जांपल ध्यान नहीं रखा। मैंने क्या बोला आपसे? अनिल अंबानी किसकी हेल्प नहीं कर सकता? मुकेश अंबानी की। यही पॉइंट नंबर 3 में लिखा है। क्या लिखा है यार? लिखा उल्टा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी लिखा है। क्या लिखा है यार? कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब लिखा है मुकेश अंबानी की हेल्प सिर्फ मुकेश अंबानी खुद कर सकता है, अनिल अंबानी नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है मेरी बात? 2 मिनट रुक जाओ। सबको क्लियर है मेरी बात? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की हेल्प कौन नहीं कर सकता है यार? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कैसे याद रखोगे? अनिल अंबानी किसकी हेल्प नहीं कर सकता? मुकेश अंबानी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा ध्यान से सुना। चलो यार, अनिल अंबानी तो बहुत अपन ने अलग ले लिया, ठीक है। क्या अपन लोग मुकेश अंबानी की हेल्प कर सकते हैं? अपन भी नहीं कर सकते क्या? आगे आएंगे अपन इस पे, आगे आएंगे। आप सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ये इंटर हेड एडजस्टमेंट में अपन आएंगे। इंटर हेड एडजस्टमेंट में अपन आएंगे कि अपन भी किसकी हेल्प नहीं कर सकते यार? मुकेश अंबानी। आप सोचो ना यार, मुकेश अंबानी की हेल्प अगर कोई कर सकता है दुनिया में तो वो कौन है? मुकेश अंबानी खुद। समझ रहे मेरी बात? चलिए अभी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेम हेड मतलब क्या यार? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। पीजीबीपी का लॉस, पीजीबीपी की इनकम। कैपिटल गेन का लॉस, कैपिटल गेन की इनकम विद एक्सेप्शन। हाँ या ना? यही यस और नो? लॉजिकली देखा जाए नॉर्मल केसेस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट लॉजिकली अलाउड है। लॉजिकली क्या अलाउड ही है? हाँ या ना? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, यस और नो? इसके 4 एक्सेप्शन। सबसे काम की चीज, कितने एक्सेप्शन? फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव, सेकंड इज स्पेसिफाइड, थर्ड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ या ना? किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा एक और क्या था लास्ट में? ऑलिंग एंड मैट्रिक्स ऑफ हॉर्स रेस। अब यहाँ पर यार ये इंटर हेड एडजस्टमेंट लिखा है। क्या लिखा है? इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या आपको ये पता है ये क्या होता है? नीचे एग्जांपल लिखा है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। लॉस ऑफ पीजीबीपी इज सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब 2 हेड्स इन्वॉल्व है यार यहाँ पर। कितने? 2 हेड्स। उसको क्या बोलते हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट। सबको इतना क्लियर है? क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट भी हो सकता है? नहीं, आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कुछ केसेस में होना चाहिए। ओके सुनना मेरी बात ध्यान से।
इंट्रा तो अलाउड था, इंटर भी अलाउड है। मैंने क्या बोला? इंट्रा तो अलाउड था, कौन सा भी अलाउड है यार? क्लियर है मेरी बात? इंट्रा तो अलाउड था, कौन सा भी अलाउड है? इंटर। यहां पर एक्सेप्शन थोड़े से बढ़ जाएंगे, 6 एक्सेप्शन है इसके। कितने? 6 में से ऑलरेडी 4 आप पढ़ चुके हो। आते हैं अपन। इंटर हेड एडजस्टमेंट के कितने एक्सेप्शन? 6 आएंगे अपन, है ना, एक एक करके। सुनना, पहली बार पहला क्या लिखा है यार? स्पेकुलेटिव। फिर क्या लिखा है? स्पेसिफाइड। फिर क्या लिखा है यार? लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिर क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम। अच्छा, अच्छी बात है ये तो अभी अपन डिस्कस करके ही आए हैं, हाँ या ना? सुनना मेरी बात सब लोग, मैंने क्या बोला? इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगा, हाँ या ना? पहले आपने जब इनिशियली मैंने आपसे पूछा ना, आप लोगों ने बोला था नहीं होगा। ठीक है, आप लोग का मतलब ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया यार? हो जाएगा। इसके थोड़े एक्सेप्शन बस ज्यादा है, 4 की जगह यहाँ पर कितने एक्सेप्शन है? 6। जिसमें पहला क्या है? स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला पॉइंट, सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस वाला पॉइंट, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं करने दे रहे थे, क्या उसको दूसरी हेड से करने देंगे? मतलब जब खुद के हेड से यार घर में उसको घर में एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा था, क्या उसको दूसरे के घर में एडजस्टमेंट मिलेगा? या वहां तो 100% नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा जब उसको पीडीबीबी में एडजस्ट नहीं करने दे रहे थे इंट्रा हेड, तो क्या वो इंटर हो सकता है? नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात सर? अच्छा, सेकंड कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस भी क्या वो पीडीबीबी में एडजस्ट हो सकता था? नहीं। नॉर्मल पीडीबीबी, यस और नो? तो जब वो घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या आप उसको बाहर एडजस्ट करने भेजोगे? समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा गवर्नमेंट रोक ही इसलिए रही है क्योंकि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, हाँ या ना? अच्छा, तीसरी चीज उस पे आएंगे बाद में, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। क्या वो आईएफओएस में भी एडजस्ट हो पा रहा था? नहीं। तो क्या उसको दूसरे हेड में एडजस्ट करने दोगे? नहीं। आप सोचो ना यार, किसी की हेल्प करने के लिए क्या सबसे पहले अपने ही होते हैं यार? जिसे अपनों ने ठुकरा दिया उसको क्या कोई दूसरा सहारा देगा, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा यही लॉजिक है। अगर आपको अपनों ने 4 लोगों का अपनों ने साथ दे दिया बेटा, 4 लोग, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जब 4 का अपनों ने साथ दे दिया तो क्या दूसरे साथ देंगे? अदर 4 हेड्स नहीं। सबको क्लियर है इतनी बात? 2 नए हेड्स यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, 2 नए में पहले आइए 6 वाले पे। ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए देखो ब्राउन कलर से लिखा है, लॉस ऑफ बिजनेस कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बेटा ये चीज ध्यान रखना, लोग पता है क्या करते थे? फॉर एग्जांपल मिस्टर माज सीए बनने के बाद उनकी जॉब लग गई, 12 लाख रुपए की उनकी इनकम है। मिस्टर माज पता है क्या करेंगे? अपने घर का बिजनेस जो उनके मम्मी पापा कर रहे होंगे उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेंगे और उस बिजनेस में लॉस हो रहा होगा ताकि उनकी इनकम क्या हो जाए यार? सेट ऑफ होके कम हो जाए, हाँ या ना? लोग पता है क्या करते थे? सैलरीड वाले पर्सन, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं टैक्स की चोरी करने का। सैलरी किसके पास नहीं है यार? सैलरीड पर्सन। तो वो क्या करते थे? अपने नाम पे बिजनेस करके उसमें लॉस दिखाते थे और दोनों को सेट ऑफ करके टैक्स कम पे करते थे। गवर्नमेंट को ये चीज समझ आई और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? पीडीबीपी का लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। मतलब पीडीबीपी की किससे लड़ाई है यार? सैलरी से लड़ाई है। पीडीबीपी का साथ कभी भी कौन नहीं देगी? सैलरी। क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा, एक और है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगेन एक वेरी स्पेशल पॉइंट, सुनना मेरी बात ध्यान से। मुकेश अंबानी की हेल्प क्या अनिल अंबानी कर सकता है? मुकेश अंबानी की हेल्प क्या अनिल अंबानी कर सकता है? नहीं। हाँ या ना? अच्छा, मुकेश अंबानी की हेल्प जब अनिल अंबानी नहीं कर पाया, पॉइंट नंबर 3 पे हूं बेटा मैं, मुकेश अंबानी की हेल्प कौन नहीं कर पाया यार? अनिल अंबानी। क्या आप और मैं कर पाएंगे? जब घर का बंदा नहीं कर पाया तो क्या आप और मैं कर पाएंगे? समझ रहे मेरी बात? तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जिसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्या उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा? नहीं। सबको क्लियर है? मुकेश अंबानी की हेल्प ना तो अनिल अंबानी कर सकता है ना आप और मैं। क्लियर है मेरी बात? आप और मैं बेटा अदर हेड से। सुनना मेरी बात, सबको क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अनिल अंबानी आपको पता है दिवालिया हो चुका है, लेकिन आपको पता है उसके पास करोड़ों की कारें हैं, पता है आपको? तो क्या उसकी भी हेल्प अपन कर पाएंगे? अपन बेटा अपन नहीं। अरे हाँ या ना? तो बेटा शॉर्ट टर्म वाला भले ही छोटा है लेकिन अपन से तो क्या है यार?
समझ रहे हैं मेरी बात? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भले ही छोटा है लेकिन अपन से तो यार बड़ा ही है। मतलब हम तो ना मुकेश अंबानी की ना फिर अनिल अंबानी, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है ये चीज? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।